बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 ओल्ड बुक के मुताबिक, और जो न्यू बुक है वो भी असल में ओल्ड बुक ही है, बस उसको न्यू बना के पेश कर दिया गया, सब कुछ वही है। तो वहाँ चैप्टर नंबर 5 है, हेलोजन सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट 12 करने जा रहे हैं। एलिमेंटल क्लोरीन को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। ये वाली क्लोरीन जो है Cl2 क्लोरीन गैस, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब क्लोरीन के कंपाउंड्स की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, कंपाउंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जो है वो चीज़ें होती हैं कुछ। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। केमिस्ट्री को आसान बनाइए। केमिस्ट्री जो ना मुश्किल नहीं है, बड़ी मज़े की चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, थिंग्स। और दूसरी चीज़ क्या है? एलिमेंट। बहुत वीडियोस में बताया है मैंने, फिर दोबारा बता रहा हूँ। एलिमेंट ये भी क्या है? थिंग्स, चीज़ें हैं। मिक्सचर्स, तीसरी चीज़ आ गई, मिक्सचर्स। ये क्या है? ये भी चीज़ें हैं, थिंग्स। आप इससे बाहर ना जाएं। हमारी पूरी कायनात के अंदर चीज़ें ही चीज़ें बिखरी हुई हैं, ज़मीन पे, आसमान पे, सितारों, सैयारों पे, सब जगहों पर चीज़ें ही चीज़ें हैं। किन चीज़ों को हम एलिमेंट कहते हैं, किन चीज़ों को कंपाउंड कहते हैं, किन चीज़ों को मिक्सचर कहते हैं? आसान सी बात यह है, कंपाउंड उन चीज़ों को कहते हैं जो एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलकर बने हो। जैसे कि पानी एक चीज़ है, अंदर से देखें उसको पानी यकीनन, और सारी चीज़ें जितनी भी हैं, थिंग्स जितनी भी हैं, सब एटम्स से ही मिलके बनती हैं। और एटम्स जो हैं 118 फैमिलीज़ में डिवाइड हुए हुए हैं। यानी कि कोई भी एटम होगा तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये एटम किसका है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एक सहन में खड़े हुए हैं, तो आप क्या पूछेंगे? भाई ये बच्चा किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं ना हमारी तरफ भी, हमारे सिंध में भी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं। थेबो फैमिली है, मगसी फैमिली है, कादरी फैमिली है, कुरैशी फैमिली है, पंजाब साइड पे जाए मलिक फैमिली है। तो ये फैमिलीज़ के नेम हैं। चौधरी फैमिली है, समझ आ गई बात। और केपी के साइड पे जाएं तो माशाल्लाह हमारे खटक फैमिली है, आफरीदी फैमिली है। ये फैमिलीज़ के नेम हैं। ये लोग मुख्तलिफ फैमिलीज़ से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, जिन एटम्स ने हमारी ये पूरी कायनात बनाई है ना, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, आप और मैं, हम सब एटम्स से मिलके बने हैं। और यही सारे एटम्स जिनसे हम मिलके सब बने हैं और सारी चीज़ें बनी हैं, सब के सब एटम्स जो हैं वो 118 फैमिलीज़ में डिवाइड हैं। कोई भी एटम होगा तो अब उससे बिल्कुल उसी तरह पूछा जाएगा जिस तरह वो बच्चे खड़े हुए थे कि भाई आप किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। जैसे हमारी सिंधी में कहते हैं क्या, पाण के रहन, मतलब कास्ट पूछी जाती है, फैमिली नेम पूछा जाता है कि भाई किस फैमिली से बिलोंग करते हो। समझ में आ रही है बात? तो फैमिली नेम, इसको ज़रा समझिएगा। जितनी भी चीज़ें हैं सब एटम्स से मिलके बनी हैं। पहली बात, सारी चीज़ें पूरी कायनात में सब एटम्स से मिलके बनी हैं। अब हमें ये देखना है कौन सी चीज़ों में सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स हैं, कौन सी चीज़ों में सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स हैं, कौन सी चीज़ों में एक से ज़्यादा किस्मों के एटम्स हैं। तो कंपाउंड्स वो चीज़ें हैं जिनमें एक से ज़्यादा किस्मों के एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा फैमिलीज़ के एटम्स होते हैं। समझ में आ गई बात? और टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं एटम्स की? 118 फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो H2O जिसको हम पानी कहते हैं, भाई पानी भी तो एक चीज़ है ना। मुश्किल ना बनाएं, आसान बनाएं इसको, ज़रा मेरी बात को आसान बनाएं, जहन को ईजी रखें। जब मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी है, तो पानी भी तो एक चीज़ है ना, मैं भी तो एक चीज़ हूँ, ये मार्कर भी तो एक चीज़ है, ये बोर्ड भी तो एक चीज़ है, इसी तरह पानी भी एक चीज़ है। सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी है तो पानी भी एटम से मिलकर बना होगा। तो पानी अगर एटम से मिलकर बना है तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आएगी कौन सी फैमिलीज़ के एटम्स आए हैं जिन्होंने पानी को बनाया है, कौन सी फैमिलीज़ के एटम्स इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि एटम्स इकट्ठे होंगे, मिलेंगे तो चीज़ बनेगी ना। ये मार्कर के एटम्स एक जगह पे इकट्ठे ना होते तो क्या ये मार्कर बनता? मेरे एटम्स एक जगह पे इकट्ठे ना होते तो क्या मेरे सेल्स बनते? और मेरे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे ना होते तो क्या मैं बनता? नहीं। तो एटम्स का मिलना, इकट्ठा होना एक जगह पे ज़रूरी है। तो पानी जो है ये भी एक चीज़ है, तो ये भी एटम के मिलने से
बनी है। हमें ये देखना है कि पानी के अंदर क्या एक ही फैमिली के एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, या दो फैमिलीज़ के एटम एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, या तीन फैमिलीज़ के एटम एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, या चार फैमिलीज़ के एटम जो है एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो पानी का फॉर्मूला हमें ये बात बताता है, इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो पानी का केमिकल फार्मूला, सारी चीज़ों के केमिकल फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो पानी का केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है कि हमारे पास ये पानी जो है वो किन फैमिलीज़ के एटम्स के मिलने से बना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। ये जो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं ना कि ये हाइड्रोजन के एटम हैं, क्या बोलते हैं, अपने लफ्ज़ों पर गौर करें, आप बोलते हैं ये हाइड्रोजन का एटम है। तो इनडायरेक्ट वे में पता है क्या बोल रहे होते हैं आप, कि ये हाइड्रोजन फैमिली का एटम है। जब मैं कहता हूँ कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये दो हाइड्रोजन का एटम है, मतलब ये दो एटम हाइड्रोजन फैमिली के हैं। और मैं कहता हूँ ये एक एटम ऑक्सीजन का है, तो मतलब ये एक एटम ऑक्सीजन फैमिली का है। दो फैमिलीज़ के एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं इस तरतीब से, H2O 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 H2O, फिर ये मिले आपस में तो पानी बन गया। क्लियर हो गई ये बात। तो ऐसी सारी चीज़ें जिसमें एक से ज़्यादा, ऐसी सारी चीज़ें जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व हों, उन चीज़ों को हम कंपाउंड्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है। भाई वो जो फैमिली 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 बोल रहा हूँ ना, ठीक है, वही फैमिली, वहीं पर रहिएगा। वो जो मैं फैमिली बोल रहा हूँ कि ये हमारे सारे एटम्स जो हैं 118 फैमिलीज़ में डिवाइड है। सारी चीज़ें एटम से मिलके बनती हैं। अच्छा सारी बातें छोड़ें, आसान करते हैं इसको और आसान कर। सारी चीज़ें एटम से मिलके बनती हैं। हाँ सर, सारी चीज़ें एटम से मिलके बनती हैं। क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, बाज़ार में मिलती है, ठीक है। पेल ग्रीन कलर इसका कलर है। चीज़ है ना ये भी एक, छोड़ दें इसको, ये Cl2 को छोड़ दें, ये बताएं क्लोरीन गैस एक गैस है या नहीं है। आप बोलेंगे हाँ, एक चीज़ है या नहीं है क्लोरीन गैस, सॉरी क्लोरीन गैस एक चीज़ है या नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ों में से क्लोरीन गैस एक चीज़ है। बिल्कुल सर चीज़ है, मान ली आपकी बात, क्लोरीन गैस एक चीज़ है। तो क्लोरीन गैस भी एटम से मिलके बनी होगी। हाँ सर बिल्कुल एटम से मिलके बनी होगी। पानी भी एक चीज़ है। हाँ पानी भी एक चीज़ है, वो भी एटम से मिलके बनी होगी। सर बिल्कुल वो भी एटम से मिलके बनी होगी। अब ज़रा क्लोरीन गैस के एटम्स को चेक कर लेते हैं, क्या उसके अंदर एक ही फैमिली के एटम्स मिले हैं या एक से ज़्यादा फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व हैं। पानी के अंदर तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है दो फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। क्लोरीन का जब केमिकल फार्मूला देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमें Cl2 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 ये नज़र आता है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन गैस एक चीज़ तो है, जिस तरह पानी एक चीज़ है, लेकिन क्लोरीन गैस जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स इन्वॉल्व हैं इसको बनाने में। क्या कहा मैंने? क्लोरीन गैस एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स इन्वॉल्व हैं इस क्लोरीन गैस को बनाने में, और उस फैमिली का नाम भी क्लोरीन है, उस फैमिली का नाम भी क्लोरीन है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनके अंदर सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स इन्वॉल्व हों, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। आपसे कोई पूछे भाई एलिमेंट क्या है, आप बोलें चीज़ें हैं। आपसे कोई पूछे कंपाउंड क्या है, आप बोलें भाई चीज़ें हैं। आप बोलो भाई ये कंपाउंड भी चीज़ें हैं, एलिमेंट भी चीज़ें हैं, फ़र्क क्या है इसके अंदर? बोलो भाई फ़र्क सिर्फ इतना सा है, एलिमेंट वो चीज़, उस चीज़ को कहते हैं एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स इन्वॉल्व हों, बस। और कंपाउंड उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें एक से ज़्यादा किस्मों के एलिमेंट इन्वॉल्व हों, एक से ज़्यादा किस्मों के एक से ज़्यादा फैमिलीज़ के एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये चीज़ कंपाउंड कहलाई, और ये क्लोरीन गैस जो है ये एलिमेंट कहलाए। एलिमेंट की एक और एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब प्रॉब्लम इन चारों गैसेस का ये है कि चारों गैसेस हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें हैं। हाइड्रोजन गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैस जो एक चीज़ है उसके अंदर सारे एटम्स हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन फैमिली के हैं। ऑक्सीजन गैस एक चीज़ है, उसके अंदर सारे एटम्स जो हैं वो
ऑक्सीजन फैमिली के हैं। फ्लोरीन एक गैस है, इसमें जितने एटम्स हैं सारे के सारे फ्लोरीन फैमिली के एटम्स हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, इसमें जितने एटम्स हैं सारे के सारे एक फैमिली के हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या कहलाई? ये एलिमेंट कहलाई। क्या कहलाई? ये एलिमेंट कहलाई। समझ में आ गई बात? उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो क्या है, एलिमेंट की एक दो और मिसाल लेते हैं। AU, ये AU क्या है इसको तो बाद में, गोल्ड का तो पता है ना, क्या गोल्ड एक चीज़ नहीं है? इससे बाहर मत जाएं आप। चीज़ क्या गोल्ड एक चीज़ नहीं है? बिल्कुल है सर। हाथ में ले सकते हैं? हाँ हाथ में ले सकते हैं, यूज़ भी करते हैं भाई। वो भी एटम से मिलके बना है ना गोल्ड भी। कोई भी आपकी रिंग है, ज्वेलरी की कोई भी चीज़ है, एटम से मिलके बना है। हाँ सर बिल्कुल एटम से मिलके बना। अब आपने गोल्ड के अंदर देखना है कि उसके अंदर एक ही फैमिली के एटम्स हैं या एक से ज़्यादा फैमिली के एटम्स जो हैं वो मिले हैं जिससे गोल्ड बना है। तो गोल्ड को अंदर से देखते हैं, जिसका सिंबल AU है, उसके अंदर सारे एटम्स जो हैं वो एक ही फैमिली के हैं। तो गोल्ड भी क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। सिल्वर, चांदी, वो क्या है? वो भी एक चीज़ है। चांदी की चीज़ें होती हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, वो क्या है? कॉपर की वायर्स होती हैं, आयरन की शीट्स होती हैं। ये चीज़ें हैं या नहीं हैं? बिल्कुल। इनके अंदर देख लीजिए एक ही फैमिली के आइटम्स मिलेंगे आपको। तो ये क्या है? ये एलिमेंट है। कंपाउंड कौन से हो गए हमारे पास? कंपाउंड हमारे पास वो चीज़ें हो गई जिसमें एक से ज़्यादा फैमिलीज के एटम्स इन्वॉल्व है। जैसे कि वाटर को ले लीजिए, वाटर कंपाउंड है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक है, खाने में इस्तेमाल होता है, रोज़ खाने में डलता है, रोज़ खाते हैं। तो नमक क्या है? एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट? सॉरी, कंपाउंड है। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है, केमिकल फार्मूला इसका NaCl है। ये एक चीज़ है, बिल्कुल है। क्या ये एलिमेंट है? नहीं, ये कंपाउंड है ये चीज़। क्यों? क्योंकि ये दो फैमिलीज के एटम्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, सोडियम फैमिली के एटम्स और क्लोरीन फैमिली के एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तब जाके क्या बना है? सॉल्ट बना है। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। मिक्सचर ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारी की सारी, जिनमें आपने इनको मिक्स किया हुआ है। दो एलिमेंट को आपस में मिक्स कर दें, बस मिक्स करना है और कुछ भी नहीं। दो एलिमेंट लें, उनको मिक्स कर दें। जैसे कि एयर है, एयर क्या है? मिक्सचर है। किनका? गैसेस का। कौन सी गैसेस का? इसमें ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, इसमें हीलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है, जिनॉन भी है, आर्गॉन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। 8, 10, 15 गैसेस का मजमुआ है ये, मिक्सचर है ये एयर जो है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मिक्सचर कहलाती हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। अब आप देखें ज़रा, फ़र्क रखिएगा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर। एलिमेंट और कंपाउंड को तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ इसकी तो बात सर समझ में आ गई। ये मिक्सचर वाली बात थोड़ी सी पल्ले नहीं पड़ रही भाई। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें एटम्स एक जगह पे इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन इकट्ठे होने के बावजूद वो अपनी इनफरादी हैसियत, वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। करना क्या होता है कि आप उनको सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। एयर को ले लीजिए, एयर जो है उसके अंदर, बावजूद है कि एयर एक मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर होने के बावजूद भी अभी भी उसके अंदर एयर एयर ही है। ये नहीं हुआ कि एयर कुछ और बन गई, नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। ये नहीं हुआ कि ऑक्सीजन कुछ और बन गई, नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अभी है उसमें। आसानी से आप अलग कर सकते हैं। जहाँ केमिकल रिएक्शन आ जाए, जहाँ एटम्स आपस में मिल जाएं, जहाँ बॉन्ड बन जाए, केमिकल बॉन्ड, जहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन जाए या कोवलेंट बॉन्ड बन जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का तबादला हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए और उसके नतीजे में एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, एक दूसरे के नज़दीक आए जैसे ही, तो या तो इलेक्ट्रॉन्स का तबादला हो या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, और इस शेयरिंग या तबादले के नतीजे में उन एटम्स के दरमियान एक फोर्स जनरेट हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उन एटम्स को बांध दे, आपस में जोड़ के रख दे। उस फोर्स को, उसको हम क्या, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो मिक्सचर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक जगह इकट्ठे तो हुए हुए होते हैं एटम्स,
लेकिन उन एटम्स के दरमियान ना तो कोई बॉन्ड बना हुआ होता है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो जब ही बनता है जब एटम्स एक जगह इकट्ठे हों और वो या तो इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करें, ट्रांसफ़र करें इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें। लेकिन मिक्सचर के अंदर एटम्स एक जगह पर इकट्ठे तो हैं, लेकिन वो एटम्स आपस में ना तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का तबादला कर रहे हैं, यानी कि कोई केमिकल बॉन्ड उनके दरमियान बना हुआ नहीं है। समझ आ गई बात आप लोगों को? ऐसी चीज़ों को मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि एयर को ले लीजिए, उसमें इतनी सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन उन गैसेस ने आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया हुआ, कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स का तबादला नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। सिर्फ वो एक जगह पर गैसेस, वो एक जगह पर एटम्स इकट्ठे हुए हैं बस, जिसको हम उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसको मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मिक्सचर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्लोरीन गैस को हम एलिमेंट की हैसियत से देख चुके। अभी तक की जो 11 वीडियोस बन चुकी हैं उसमें क्लोरीन की एलिमेंटल हैसियत को ही देखा है। अब हम क्लोरीन को देखेंगे कंपाउंड की हैसियत से। क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो दूसरों के साथ मिलेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पर दो फैमिलीज़ के एटम एक जगह पर इकट्ठे होंगे। दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास यहाँ पर। एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों को सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेक्चर को नोट करते रहिए साथ साथ। और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। एक तो HCl है, ये कंपाउंड है क्लोरीन का, और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। इस वीडियो के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे, ठीक है। और आखिर में एक छोटी सी वीडियो जो है वो हैलाइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिल्वर टेस्ट जो है वो आखिरी टॉपिक है, बुक खोल के देख लें आप, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो उसको फिर मतलब लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 12 के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पार्ट 13 में ब्लीचिंग पाउडर, पार्ट 14 के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा मामला इंशाल्लाह। बहरहाल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें, यहाँ पर दो गैसेस जो है वो आपस में मिली हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं और क्लोरीन गैस के अंदर क्लोरीन के एटम हैं, ठीक है। अब ये मिल के क्या करेंगे? अगर तो ये मिल के कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक जगह पर ये दोनों गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, तो जो भी चीज़ इनके मिलने से बनेगी आप उसको नाम देंगे मिक्सचर का। वजह? क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, मिक्सचर बन गया ये दो गैसेस का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है इनके एटम्स पहले तो अलग हुए हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं ना एटम्स। H2 का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम आपस में जुड़े हुए हैं। Cl2 मतलब क्लोरीन और क्लोरीन का एटम आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दो एटम जो क्लोरीन के हैं उन्होंने आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं इन्होंने भी क्या किया हुआ है? आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये बॉन्ड इनका टूटेगा, ब्रेक होगा। यहाँ पर भी इनका बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ब्रेक होगा। इसकी मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखें H डैश, ये H, ये डैश नहीं है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दो एटम जुड़े हुए हैं। Cl डैश Cl, ये डैश नहीं है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे मौजूद है दोनों में। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अलग होंगे ये इस तरह से, H इस तरह से, ये भी अलग होंगे, Cl और एक नए तरह से ये मिलेंगे। ये एक हाइड्रोजन का एटम इस एक क्लोरीन के एटम के साथ मिलेगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। इसी तरह ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ मिलेगा तो यहाँ पर भी बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। अब कितना फ़र्क है ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, दो गैसेस मिल रही हैं, उसके नतीजे में क्या बन रहा है? एसिड। ये भी बेसिकली एक गैस ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि
अब जब इसकी गैस की बात आएगी ना तो फिर आपके जहन में फ़ौरन सवाल आएगा, बोले सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड हमने तो देखा है फिल्मों में भी, ड्रामों में भी, एसिड तो लिक्विड होता है सर, आप क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस कहाँ से हो गई। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। एसिड्स को लेके आप कोई चीज़ लेके आते हैं, शीशे के बर्तन लेके आते हैं दुकान से, क्या करते हैं, एक डब्बे में बंद कर देते हैं ना, डब्बे में बंद कर देते हैं। शीशे के गिलास लेके आए, ये दुकानदार को क्या बोला, भाई शीशे के गिलास हैं, ज़रा एहतियात से जो है ना इनको बंद करके मुझे देना, ठीक है, लेके जाना है घर पे, ये ना हो बेगम से पिटाई हो जाए कि घर पहुंचूं तो पता चले शीशे के गिलास ही टूट गए, है ना। आपने क्या किया, उस डब्बे के अंदर वो शीशे के गिलास जो है महफूज करके रख दिए ना। एग्जैक्टली पानी जो है, वाटर ये सेवर है, वो वाला सेवर नहीं जो ऊपर जल रहा है मेरे लाइट दे रहा है, नहीं, सेवर का मतलब महफूज करने वाला। किस चीज़ को महफूज करने वाला, पानी किस चीज़ को महफूज कर रहा है अपने अंदर, पानी इस एसिड को महफूज कर रहा है। यही हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिलने से जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो ये गैस की शक्ल में बनेगा। आपने क्या करना है कि जिस जगह पर ये और गैस की शक्ल में बनेगा तो गैस तोड़ती है, लेकिन ऐसा इंतज़ाम किया गया होता है लेबॉर्ट्री में या फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होता है, तो ऐसा इंतज़ाम होता है कि जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में बने वहाँ पर पानी का इंतज़ाम होता है, ताकि फ़ौरन ये गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस की शक्ल में है, किस में चले जाए, अपने इस डब्बे में चले जाए जिसको मैं पानी कह रहा हूँ, जिसको वाटर कह रहा हूँ। और ये जो जिस तरह से ये बर्तन बना रहा हूँ, ये बर्तन, इसमें ये पानी मौजूद है, H2O वाटर, इसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में जाएगा और जाने के बाद इसमें सेफ हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। जो बाज़ार में आपको एसिड मिलता है ना, क्यों एसिड पानी में मिक्स हुआ मिलता है, क्योंकि पानी जो है एसिड के लिए ऐसा ही काम करता है जैसे वो शीशे के बर्तन लाने के लिए आपने डब्बा लिया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हर एसिड के लिए जो है वो पानी एक डब्बे का ही किरदार अदा करता है। वो बॉक्स क्या कर रहा था, बर्तनों को महफूज कर रहा था ना, बिल्कुल इसी तरह एसिड्स जो हैं हम उनको पानी में महफूज करके रखते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि शायद एसिड जो है वो होता ही पानी है या पानी के साथ रखना उसके लिए ज़रूरी है, नहीं भाई, ये रहा एसिड जो कि गैस की शक्ल में। सारे एसिड्स जो हैं वो एसिड्स कुछ जो है वो गैस की शक्ल के होते हैं, कुछ एसिड्स जो है वो सॉलिड की शक्ल के होते हैं, सॉलिड एसिड होते हैं। लेबोरेटरी में देखिए ऑक्जेलिक एसिड आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब हम करते क्या हैं, उसको महफूज करने के लिए सिर्फ पानी में वो उनको डाल देते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे एसिड्स जो कि गैस की शक्ल के होते हैं। अब एसिड अगर उड़ने लग जाए तो सोचिए वो गैस जब जाएगी तो वो कितनी तबाही मचाएगी, सोचें ज़रा। तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस की शक्ल में होता है उसको हम पानी में महफूज करके रखते हैं। समझ आ गई बात, इसलिए ये पानी होता है। बहरहाल तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये आपस में मिले और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन गया। समझ आ गई बात आपको। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कंपाउंड कहलाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो एक चीज़ है ना, चीज़ है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल चीज़ है। तो कौन सी चीज़ है? क्या ये एलिमेंट है? नहीं, एक फैमिली के एटम्स नहीं है। क्या ये कंपाउंड है? यस, ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो फैमिलीज़ के एटम्स हैं, हाइड्रोजन फैमिली का एक एटम, क्लोरीन फैमिली का एक एटम, इसलिए ये कंपाउंड कहलाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। और मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये तीन जो वर्ड है ना, हाइड्रोक्लोरिक, ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, कई वीडियोज़ के अंदर मैंने इसको कोशिश की है थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी बात है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगी ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने में, केमिस्ट्री को समझने में। रटने तो नहीं आए ना भाई, यहाँ पे समझने आए ना, तो समझने आए हैं तो बस समझिए। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हवाले से अब हम क्या क्या चीज़ें देखने जा रहे हैं जो कि आपके बुक के अंदर मौजूद है, पार्ट 12 के अंदर। आई होप कि आपने सारी चीज़ें जो है वो नोट कर ली होंगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा टॉपिक है, आल्सो कॉल्ड
इसका एक और नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसको म्यूटियरिक एसिड भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, म्यूटियरिक एसिड। ठीक है भाई, इसकी प्रिपरेशन के अंदर लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे हम, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, और उसके बाद फिर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर हम इसके यूजेस देखेंगे, और इस तरह ये पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो आपसे लेबोरेटरी प्रिपरेशन का बोल रहा है या फिर वो आपसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या कमर्शियल प्रिपरेशन का जो है वो बोल रहा है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो भी आपको बताया जा रहा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मेथड, ये ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत कदीम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तैयारी का ये ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए H2SO4, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सोडियम क्लोराइड जो है वो मिलाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एसिड है, तो किस में होगा, ये भी पानी में होगा, लेकिन कंसनट्रेटेड होना चाहिए, CONC ब्रैकेट में लिखा हुआ। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा एसिड। एसिड भी हमारे पास दो किस्मों के होते हैं, कंसनट्रेटेड होता है और डाइल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड एसिड गाढ़ा एसिड होगा तो आसान सी बात है कि इसके अंदर पानी की मिकदार कम होगी, एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी, गाढ़ा एसिड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड होगा कोई भी तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है और एसिड की मिकदार कम है, तो वो एसिड जो है वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। बहरहाल आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट चाहिए, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना देना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर देंगे, और उसके नतीजे में दो चीज़ें बनेगी, एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसको सोडियम बायसल्फेट भी कहते हैं, दोनों नाम सुन लीजिए इसके। सोडियम, ये H जो लिखा हुआ है ना, H जब भी इस तरह से आए तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम बायसल्फेट, या इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, दोनों नाम है इसके। तो एक तो ये चीज़ बनेगी और दूसरी चीज़ बनेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में। क्या होगा इसके लिए मैं आपको बता दूं, वैसे अपना तरीका बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर ये रहा, और यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है आपने, बर्तन में ये क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, इस बर्तन में ये पड़ा हुआ है, ऊपर से ये बोतल है। ठीक है, इस बोतल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इस बोतल के ऊपर लिखा हुआ होगा कंसंट्रेशन इसकी, CONC कंसनट्रेटेड। याद रहे, एसिड आपको जिस बोतल में भी दिया जाता है ना बाज़ार से, जब आप जाते हैं एसिड लेने के लिए तो आप उससे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दो भाई, तो वो आपसे पूछेगा कि किस कंसंट्रेशन का चाहिए, मतलब कितना गाढ़ा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। 5 बोतलें आपके सामने वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रख देगा कि इन सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सी कंसंट्रेशन का आपको चाहिए। अगर आपको कंसंट्रेशन का पता होगा तो उसकी बात भी समझ आ जाएगी। अगर आपको कंसंट्रेशन का ही नहीं पता कि कंसंट्रेशन से वो क्या समझाना चाह रहा है तो आपको उसकी बात भी समझ में नहीं आएगी। तो 5 बोतलें जब आपने रख दी तो उसके ऊपर परसेंटेज लिखी हुई, मिसाल के तौर पर पहली बोतल के ऊपर 90% लिखा हुआ है, पहली बोतल पे 90% लिखा हुआ है। इससे आप समझ जाएंगे कि भाई ये 90% कंसनट्रेटेड H2SO4 है, मतलब इस बोतल में 90% एसिड है और 10% क्या है, पानी है, ये बहुत गाढ़ा है। ठीक है, दूसरी बोतल होगी उसके ऊपर लिखा हुआ है 60%, तीसरी बोतल होगी उस पर लिखा होगा 50%, चौथी बोतल होगी 20%, पांचवी बोतल होगी 10%। अब आप समझ जाइए 10%, 50%, 60%, 90%, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर 90% एसिड है और 10% पानी है। इसमें दूसरी बोतल जिस पर 60% लिखा होगा, आप समझ जाएंगे कि इस बोतल में 60% एसिड है और 40% पानी है। इसमें आप समझ जाएंगे कि 50-50 का गेम है। तीसरी बोतल के अंदर 50% एसिड है और 50% पानी है मिक्स हुआ हुआ।
इसमें 20% एसिड है, इसमें सिर्फ 10% एसिड है। ये वाला जो एसिड होगा ये डाइल्यूट होगा, एक्सट्रीमली डाइल्यूट होगा, बहुत ज़्यादा पतला एसिड होगा। खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 10% जो है वो एसिड होगा, सिर्फ 90% उसमें पानी होगा, तो गाढ़ा कहाँ होगा, वो डाइल्यूट होगा। बहरहाल तो अब आपको क्या चाहिए, एक बोतल के अंदर एसिड चाहिए, ठीक है, और कंसनट्रेटेड एसिड हो, 90% कंसनट्रेशन वाला या 95% कंसनट्रेशन वाला वो एसिड चाहिए। आप वो एसिड इसमें आप ऊपर से इसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, एसिड जब इसके ऊपर गिरेगा, मिक्स होगा इसके अंदर एसिड, ये भले 90% वाला एसिड है H2SO4, लेकिन है तो लिक्विड ना, पानी थोड़ा बहुत तो मिक्स हुआ है। तो इसके साथ जब सोडियम क्लोराइड के साथ ये H2SO4 मिक्स होगा तो यहाँ से धुआं निकलेगा, यहाँ से धुआं निकलेगा, फ्यूमिंग होगी। ये जो धुआं निकल रहा है ना यहाँ से, ये क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस की शक्ल में जो निकल रहा है इसके ऊपर से। बात समझ में आ गई? तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और दूसरी जो चीज़ है ये सोडियम बायसल्फेट, ये नीचे ही पड़ा रहेगा, यहीं पे होगा, इस बनेगा ज़रूर, लेकिन वो क्योंकि सोडियम बायसल्फेट सॉलिड है, एस बना के बता रहा हूँ, सॉलिड है वो, तो सॉलिड उड़ नहीं सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है तो गैस तो उड़ेगी, ठीक है। तो सोडियम बायसल्फेट यहीं रह जाएगा इसी बर्तन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में यहाँ से निकलेगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं होता जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था। अब ज़रा आप लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ज़रा इसकी सुन लीजिए कि लैब में इसको कैसे तैयार किया जाता है। कॉमन सेंस की बात है भाई, इस तरह खुलेआम अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे तो ये धुआं जो निकल रहा है, जो कि बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये आपका हाल क्या करेगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये नहीं, ये बहुत डेंजरस काम है, इसके लिए पूरी एहतियात होती है। मैं अभी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे आप। मिटा दूँ इसको। आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क होना चाहिए, यानी कि गोल पैंदे वाला बर्तन, राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरह का। इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आपने लिया हुआ होगा। अभी जो इससे पहले मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया, वो बीकर वगैरह और ये सब कुछ, उसमें मैंने एक चीज़ शामिल नहीं की थी, हीट। हीट मैंने शामिल नहीं की थी, मतलब उस बीकर के नीचे मैं अगर थोड़ी सी आग जला देता तो फिर क्या होता, रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाता। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था, सॉल्ट के ऊपर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था और उसके नतीजे में जो है वो क्या बन गया था, वो एसिड बन गया था और सोडियम बायसल्फेट भी बन गया था, लेकिन उसकी मिकदार कम थी। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार आपको मिले तो फिर ये करेंगे, बीकर के नीचे आग लगा दें थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि आग लगाएंगे तो उससे क्या, आग से क्या मिलेगा, हीट मिलेगी। यहाँ पर भी आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, शुरू में हीट की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तो ये आपने क्या लिया, ये राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम देख लीजिए, राउंड का मतलब गोल, बॉटम का मतलब पैंदा, तह, बेस जो है, फ्लास्क ये आ गया। अब इसको आपने जो है वो क्या करना है, इसको फिट भी करना है। ये एक स्टैंड लेंगे आप, लोहे का बना हुआ स्टैंड होता है, यहाँ पर क्लिप लगे होते हैं, तो इस क्लिप के साथ इसको बांध देंगे आप। नीचे जो है वो आप, मैं तो यहाँ मोमबत्ती बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप इसको हीट देंगे, हीट देने के लिए यहाँ पर बंसन बर्नर होता है, बंसन बर्नर, बंसन बर्नर कहलाता है, ये आपकी लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है बंसन बर्नर, ठीक है। इस तरह का होता है, इस तरह का, याद आया? अगर लैब में अभी तक गए हैं आप तो ये बंसन बर्नर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से क्या होता है, फ्लेम निकलता है, गैस निकलती है, ठीक है। तो ये बंसन बर्नर यहाँ पे मौजूद होगा, उसको आप जलाएं, हल्की हीट पे रखें तो हल्की हल्की स्लो स्लो हीट इसको मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे थिस्टल फनल, इसको मिटा दूँ,
राउंड बॉटम फ्लास्क आपने नोट कर लिया होगा। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वो है थिस्टल फनल। ये इस तरह की होगी, ये इसका मुंह इस तरह का होगा और ये इसके अंदर आप डाल देंगे। क्योंकि यहाँ तो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, आपको H2SO4 भी तो डालना है ना, H2SO4, ये एसिड भी तो डालना है ना। तो ये थिस्टल फनल इसका ये काम करेगी। एक काम आपने इसके साथ और करना है, ये तो इससे तो H2SO4 जाएगा अंदर, H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल यहाँ पे आपने रखी, आराम से यहाँ से H2SO4 इसके नीचे आ जाएगा, H2SO4। आप हीट भी दे रहे हैं नीचे से, ऊपर से H2SO4 भी आपने डाल दिया है, नमक भी मौजूद है, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा गैस की शक्ल में, धुएं की शक्ल में, इस तरह से। अब ये गैस इसमें से जब निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो है वो क्या है, ये आयरन स्टैंड है, ये क्लैंप कहलाता है, जिससे आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, क्लैंप कहलाता है जिसने इस बोतल को पकड़ के रखा हुआ है। तो आप यहाँ खड़े हुए हैं तो ये जब निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड धुएं की शक्ल में बाहर, तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप जानते हैं इसके लिए फिर एक गैस जार, एक बर्तन होता है गैस जार, इस तरह का, ठीक है। इसमें पानी भी मौजूद होगा, यहाँ पर पानी भी तो चाहिए, बॉक्स भी तो चाहिए, वो डब्बा जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को महफूज करना। अब हमें ये तरीका करना है कि ये गैस जो यहाँ से निकल रही है वो इसके अंदर आ जाए। इसके लिए एक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, डिलीवरी ट्यूब। ये इसके साथ अब मैं बना रहा हूँ, ये देखें, ये वो भी शीशे की बनी हुई होती है, ये यूं इस तरह से। और ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, इसका जो मुंह है यहाँ पर कॉर्क होता है, कॉर्क रबर का बना हुआ होता है। वो कॉर्क जो है इस तरह से, ये कॉर्क है, ठीक है। और इस कॉर्क में होल किए हुए होते हैं, होल, दो होल, एक होल में से ये कॉर्क यहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है। अब वो बना नहीं सकता मैं कॉर्क, इसके मुंह पे लगा हुआ होगा राउंड बॉटम फ्लास्क के, उसमें दो होल होंगे। एक होल जो है उसमें से क्या जा रहा होगा, ये थिस्टल फनल की ट्यूब। दूसरा होल जो होगा उसमें से क्या जा रहा होगा, ये डिलीवरी ट्यूब जा रही होगी। देखिए कितना, और ये बड़ा फिक्स्ड होता है, कॉर्क रबर का जो बना हुआ होता है बिल्कुल फिक्स होगा। और इसमें ये जो दो डिलीवरी ट्यूब जारी होगी इस कॉर्क में से, यहाँ पर बना दूँ छोटा सा, और ये थिस्टल फनल जा रहा होगा। तो यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं होगा छोटा सा, ये जो होल्स है ना दो, इनमें भी कोई थोड़ा सा भी खला नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा कि यहाँ से निकल जाए शायद ये HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो हमारे पास क्या है, ये कॉर्क जो है इसने इस बोतल के मुंह के ऊपर टाइटली बंद हुआ होगा, ठीक है। और ये जो होल बने हुए, ये होल भी इतने ही होंगे कि ये फंस के जो है ना, फंस के ये डिलीवरी ट्यूब इसके अंदर जाएगी और ये थिस्टल फनल भी फंसता हुआ अंदर जाएगा। मतलब स्पेस थोड़ा सा भी इसमें बचेगा नहीं कोई भी। समझ में आ रही है बात। अब आसानी से आप यहाँ से H2SO4 डाल दें, ये इसमें से यूँ जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, नीचे हीट मिल रही है, केमिकल रिएक्शन होगा और यहाँ से ये, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि गैस है तो क्या होगा, ये यहाँ से इसमें जाएगी। इसका मुंह जो है ना थोड़ा सा बड़ा होगा, डिलीवरी ट्यूब का मुंह जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका मुंह थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि इसका काम है बस यहाँ से यहाँ पहुँच जाना बस। और यहाँ से इसका मुंह क्योंकि नज़दीक होगा डिलीवरी ट्यूब का, इसका मुंह थोड़ा सा दूर होगा। तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस की शक्ल में निकलेगा वो इसी में से जाएगा, डिलीवरी ट्यूब में से होता हुआ ये यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर पानी है और पानी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए जब पानी यहाँ पर नीचे मौजूद होगा, यहाँ पर ये पानी रहा, तो फ़ौरन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस की शक्ल में जा रहा है वो इसमें जमा होना शुरू हो जाएगा और
जब ठीक ठाक एसिड जो है वो बन जाएगा तो उसके बाद इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा भाई जितना एसिड बनना था उतना बन गया। बस केयरफुली फिर आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में आया था और यहाँ पर अब इस पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। अब आप इस सेटअप को सारे को हटा लीजिए तसल्ली से, आराम से। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो और मिलेगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सोडियम बाय सल्फेट, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पड़ा हुआ होगा। उसको भी आप जो है एक अलग बर्तन में महफूज कर लें, वो भी काम की चीज़ है। ये ओल्डेस्ट मेथड है, समझ में आ गई बात। लैब में इसको इसी तरह जो है वो तैयार किया जाता है। ये जो बर्तन है जिसमें आप ये सब इस गैस को हासिल कर रहे हैं, इसको गैस जार कहते हैं, गैस जार कहते हैं इसको। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा येलो येलो होगा, थोड़ा सा येलो येलो होगा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का की शक्ल। वजह क्या है? इम्प्योरिटी की वजह से। क्योंकि जो आप पानी लेंगे वो 100% खालिस पानी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद होंगी पहले से, मट्टी वगैरह ये वो। इस पानी में कितना ही साफ़ पानी हो, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो इसमें मौजूद होंगी पानी में, जिसकी वजह से, इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से, इस गंदगी की वजह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मिलेगा ये येलो कलर का मिलेगा। ठीक है भाई, आपसे ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अच्छा, और क्या है इसके बाद? इसमें ये थी हमारे पास लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन। अब इंडस्ट्री के लेवल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रा तैयारी देख लें। ये लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन थी बड़े पैमाने पर। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, बार बार कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ना है कि वो आपसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन के बारे में जो बोल रहा है तो वो कौन सी प्रिपरेशन बोल रहा है, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को वो एक और नाम से बुला सकता है कमर्शियल प्रिपरेशन, या एक और नाम से बुला सकता है, बोलता है लार्ज स्केल पर तैयारी। लार्ज स्केल एक ही बात है, लार्ज स्केल पे जो बड़े पैमाने पर तैयारी होती है वो भी फैक्ट्री में ही होती है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके 2-3 मेथड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसके अंदर। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस चाहिए आपको और क्लोरीन गैस चाहिए। इन दोनों गैसेस को आपको एक बर्तन में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा उस बर्तन के अंदर, ठीक है। अब मैं पूरा ऑपरेटस वगैरह तो यहाँ नहीं बना रहा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच जो है वो माइनस का साइन आपको यही बता रहा है, 44.12 किलो जूल्स पर मोल। इतनी हीट जो है वो रिलीज़ होगी जिस बर्तन के अंदर भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके नतीजे में हीट रिलीज़ होगी। एक्सो का मतलब आउटसाइड, थर्म का मतलब हीट, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा। अब हीट जितनी रिलीज़ होगी, जितनी हीट रिलीज़ होगी, जितनी हीट खारिज होगी, ऑब्वियस सी बात है उससे जो बर्तन है ये क्या है, ये हीटअप हो जाएगा। हीटअप हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस अमाउंट ऑफ हीट, ये लिखी हुई वो अमाउंट ऑफ हीट 44.12 किलो जूल्स पर मोल, इतनी हीट जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है भाई। 2 किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं हीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा एच। हम इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एच। और ये माइनस का साइन जो है, ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये कौन सा
केमिकल रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज में सवाल आ जाता है कि पहचानिए इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक नहीं है। और अगर माइनस का साइन ना लगा हुआ हो तो ये बात तो अंडरस्टूड है, जिन नंबर्स के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ होता तो वहाँ प्लस का साइन होता है, वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की पहचान है। ठीक है भाई, ये जो सारा आप सिस्टम करेंगे ये किस में करेंगे आप, ये भी आपको बता दूं जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये एक फर्नेस में करेंगे आप। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, भट्टी को। अगर आप कभी जाके देखें, ये चूड़ियों का जो कारखाना लगा हुआ होता है वहाँ पर भट्टियाँ होती हैं, फर्नेस जिसको कहते हैं। इसको उर्दू में फर्नेस कहते हैं, इसको उर्दू में भट्टी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है चूल्हा। तो वैसा चूल्हा नहीं होगा ये जैसा कि आपके किचन में रखा हुआ होता है ओपन स्टोव वाला, नहीं, बल्कि ये इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, और इसके साइडों में ये ब्रिक्स लगी हुई होंगी, ईंटें लगी हुई होंगी, ईंटों का बना हुआ ये चूल्हा होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बर्न करेंगे, हीट अप करेंगे। जैसे ही इनकी बर्निंग शुरू होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनेगा, तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में निकलेगा, यहाँ पर गैस की शक्ल में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, तबाही लेके आना भाई, ख़राबी करेगा ना वो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में जिस चीज़ से भी टकराएगा उसको ख़राब करेगा। तो ये जो फर्नेस है, इसकी भी दीवारों को, इस चूल्हे की दीवारों को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये ख़राब करेगा। तो आप अगर ये चाहते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फर्नेस की वॉल्स को ख़राब ना करे, तो फिर आप ये हाइड्रोजन गैस जो है इसकी मिकदार को बहुत ज़्यादा रखें। इसको हम कहते हैं एक्सेस अमाउंट। क्या कहते हैं, एक्सेस अमाउंट। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसकी मिकदार को आपने बहुत ज़्यादा रखना है, क्लोरीन गैस की मिकदार को कम रखना है। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनेगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो वो हाइड्रोजन गैस एक कवर का काम देगी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी मौजूद होगी ना, यहाँ पर भी मौजूद होगी, यहाँ पर भी मौजूद होगी, यहाँ पर भी मौजूद होगी, बहुत ज़्यादा मिकदार में है। तो हाइड्रोजन गैस एक कवर का काम देगी। ठीक है, महफूज करेगी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फर्नेस की दीवारों को, फर्नेस की दीवारों को महफूज करेगी। ठीक है भाई, तो ये एमसीक्यूज भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इस फर्नेस को हम कहते हैं ब्रिक लाइंड फर्नेस, इसका नाम है ब्रिक लाइंड फर्नेस। इस चूल्हे का पूरा नाम ये है, ऐसा फर्नेस जिसमें ब्रिक जो हैं, ईंटें, वो एक लाइन की शक्ल में मौजूद है, जैसे ये है ब्रिक लाइंड फर्नेस। ठीक है भाई, तो इसका जवाब भी मिल गया कि आपसे पूछा जाए क्यों जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो एक्सेस अमाउंट में यूज़ की जाती है। आप इसका जवाब दे सकते हैं करोजन होगी यहाँ पर, टू अवॉइड करोजन, टू अवॉइड, बचने के लिए, किससे, करोजन से। करोजन का मतलब क्या है यहाँ पर, ख़राब करना। ठीक है भाई, अच्छा सेकंड मेथड देख लें आप ज़रा। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये होता है, जितनी आपकी बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ मैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड मेथड जो है, इसमें आप क्या करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपको नज़र आ जाए,
आप समझ जाइएगा कि ये कंपाउंड कौन सा है, ये हाइड्रोकार्बन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर CH4 मीथेन गैस, ठीक है, या C2C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये मीथेन गैस है, ये ग्लूकोज है, ये दोनों किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हाइड्रोकार्बन फैमिली से। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन भी है, वो इशू नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी शर्त है, तभी ये हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है भाई। और अगर ये एक तीसरी गैस है, इसको क्या कहते हैं, इथेन गैस। इथेन गैस, ये गैस भी कौन सी है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, पेंटेन गैस है, ये जो आप सारे नाम सुन रहे हैं, ये बहुत सारी किस्मों के हाइड्रोकार्बन हैं। इनको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 में। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है उसके हवाले से के साथ। चैप्टर नंबर 16 को छोड़ के डायरेक्ट चैप्टर नंबर 17 शुरू कर दें। अभी तक मैंने फाइनल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि चैप्टर नंबर 16 से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड के बनते हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर वो ऐसे छोड़ दूँ मैं तो फिर क्या होगा आपके साथ, सोच लीजिए। बहरहाल, तो ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन भी समझा दिया। अब इस वर्ड का मतलब समझा दूं कि सेकंड मेथड में क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब क्लोरीन गैस को किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कराना। हम एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं CH4, ये मीथेन गैस को ले लेते हैं। तो ये क्लोरीन गैस जब हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और क्लोरोमीथेन बनेगा, CH3Cl। इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, क्लोरोमीथेन। ठीक है भाई। और ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन गया साथ ही। अब यहाँ पर आपको बता दूं, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाय प्रोडक्ट यहाँ पे नाम दिया गया है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि आपकी टारगेट प्रोडक्ट नहीं होती, आप जिसको बनाना नहीं चाहते, मतलब आपको उसको बनाना आपकी नीयत में शामिल नहीं है। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लोरोमीथेन जो है, क्लोरोईथेन जो है वो, क्लोरोमीथेन जो है, ये क्लोरोमीथेन, आपका मकसद है इसको हासिल करना, क्लोरोमीथेन को। तो उसकी वजह से आपने क्लोरीन गैस और मीथेन गैस को आपस में रिएक्ट कराया, यानी कि क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपने करवाया। आपका मकसद था ये क्लोरोमीथेन हासिल करना, लेकिन उसके साथ साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन रहा है। तो वो चीज़ जो कि आपकी डिज़ायर्ड नहीं है, वो कहलाती है बाय प्रोडक्ट। आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ साथ इजाफी कोई दूसरी प्रोडक्ट भी बन जाए, वो बाय प्रोडक्ट है। तो क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के नतीजे में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाता है। ठीक है भाई। ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे एक मेथड है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बाद हमारे पास ये हो गया। और देखता हूँ इसमें और क्या क्या है। थर्ड मेथड को देख लें, ये नोट्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, थर्ड मेथड को देखते हैं। फ्रॉम क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, इसका नाम है फ्रॉम क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। मिसाल के तौर पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड,
अगर आप इसको और वाटर को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में जो है वो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, H3PO4, H3PO4। देखने दें भाई ज़रा मुझे, 1 मिनट, कहाँ गया ये? मुझे इसके फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। एडिशन रिएक्शन, चलें ठीक है, जो भी है पता लग जाएगा अगर मिस्टेक नज़र आ। मुझे फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला जो है ना वो ये लग रहा है, ठीक है, H3PO4। इसमें गड़बड़ हो तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा। बहरहाल तो अगर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को आप अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में ये कौन सा एसिड बनेगा? फॉस्फोरस एसिड। जो यहाँ लिखा हुआ है फ़िलहाल तो वही लिख देता हूँ, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है भाई। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लोराइड। क्यों कहलाएगा? क्योंकि क्लोरीन मौजूद है। जहाँ भी क्लोरीन मौजूद है आप उसको एक नाम दे सकते हैं क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है। इसके साथ साथ एक और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होता है, ये भी क्लोराइड है। तो जिसके साथ Cl लगा हुआ हो, क्लोरीन लगा हुआ हो, उसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं कि ये क्लोराइड्स है। लेकिन ये क्लोराइड्स हैं किसके? ये जो क्लोराइड हैं ये मेटल्स के हैं। ये देखें, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। तो आप कहेंगे कि ये जो हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये मेटल्स के क्लोराइड है। फॉस्फोरस क्योंकि मेटल नहीं है तो इसको आप कहेंगे कि क्या है? फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो इसीलिए लिखा हुआ है क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फोरस एसिड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। चौथा मेथड आप देख लीजिए, अगर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो, मिटा दूं इसको, फोर्थ मेथड इसका देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह अपने पास नोट करते रहें। फोर्थ मेथड किससे बनेगा? ये हाइड्रोजन कंपाउंड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बनेगा? हाइड्रोजन कंपाउंड से। इसमें हमारे पास जो है वो एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, केमिकल नेम आपको आने चाहिए, और दूसरा H2O वाटर है। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन गैस को आप रिएक्ट कराएंगे तब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। वाटर के साथ क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराएंगे तब भी आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। दोनों में हाइड्रोजन मौजूद है, वाटर में भी और इसमें भी, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कहलाएंगे, डिफरेंट एटम्स। याद आया? तो अब इसके नतीजे में क्या बनेगा? सल्फर सॉलिड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनेगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हमने चारों मेथड जो है इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलें तो ज़ाहिरी खुसूसियात, ज़ाहिरी खुसूसियात। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बातिनी खुसूसियात, छुपी हुई खुसूसियात। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिरी खुसूसियात, ज़ाहिर खुसूसियात। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस गैस है ये, ऐसी गैस है जिसका कलर कोई नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, इसका ऑर्डर, इसकी स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज़ होती है इसकी स्मेल,
स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑर्डर होगा। एसिडिक ऑर्डर, सारे एसिड्स जो हैं आपको पता है वो उनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑर्डर मतलब, ऑर्डर का मतलब यहां पर क्या है, स्मेल। तो खट्टी खट्टी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी इसकी। ठीक है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसका टेस्ट कौन सा होगा, एसिडिक टेस्ट होगा, यानी कि खट्टा टेस्ट होगा। खा मत लीजिएगा, ये बहुत डेंजरस एसिड है। ठीक है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत ज़्यादा जो है वो ये सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इसको, पानी को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को एक जगह पर इकट्ठा भी कर दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस खुद ही पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऑयल से, तो ऑयल अगर आप पानी में डिज़ोल्व करना चाहें तो कितनी मेहनत कर लें आप, देखें ऑयल जो है पानी में डिज़ोल्व होगा ही नहीं। अच्छा, पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी, स्लाइटली हैवियर देन एयर, पानी से, पूरी एयर से स्लाइटली हैवियर देन एयर। हवा से, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ी सी, भारी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है वो एयर से थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है भाई। लेकिन अगर हवा जो है मॉइस्ट हो, मॉइस्ट एयर हो, यानी कि गीली एयर हो, जैसे कि हमारे सिंध में कराची जो है, कराची में समंदर है, तो कराची में जो हवाएं चलती हैं, जो एयर होती है वहाँ की, वो गीली गीली होती है, मॉइस्ट एयर होती है। तो अगर एयर जो है वो मॉइस्ट है, गीली गीली जो है, और अगर आप इस जगह पर ये इसकी प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो यहाँ पर वाइट फ्यूम्स जो हैं, धुआं, फ्यूम्स मतलब स्मोक, धुआं भी आपको बाकायदा नज़र आएगा, इसका स्मोक भी आपको बाकायदा नज़र आएगा। लेकिन वो एयर कौन सी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कई हेडिंग्स में डिवाइड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, रिएक्शन विद वाटर। अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करवा के देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो, और करेगा भी, जाहिर सी बात है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस होती है, हम उसको पानी में ही सेव करके रखते हैं। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इस तरह के एरो बने हुए होंगे। तो पानी की क्वालिटी ये है कि इसमें कोई भी चीज़ आप डालते हैं, अगर तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, तो डिज़ोल्व होने के बाद, डिज़ोल्व होने का मतलब वो आपकी आँख से, आपकी नज़र से गायब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बीकर में अगर पानी मौजूद है, आप इसमें सोडियम क्लोराइड अगर डालते हैं और चम्मच से हिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, नमक जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आप कहेंगे नमक जो है वो डिज़ोल्व हो गया। तो वो जो गायब हो गया नमक आपकी नज़रों के सामने से, यानी कि डिज़ोल्व हो गया, तो पानी में जाके उसके साथ हुआ क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स ने सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर दिया, आयनाइज कर दिया इस शक्ल में, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। तो यहाँ पर पानी में डिज़ोल्व होने का मतलब ये है कि ये इस हालत से इस हालत में आ चुके हैं, टूट चुके हैं, आयनाइज हो चुके हैं। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जब आप पानी में डालेंगे तो ये पानी में महफूज तो हो जाएगा, लेकिन इस शक्ल में महफूज नहीं होगा, बल्कि ऐसी शक्लों में महफूज होगा, आयंस की शक्ल में। तो किस शक्ल में मैं बना देता हूँ, एक तो हाइड्रोनियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, इन शक्लों में ये शामिल हो जाए।
और दोबारा से फिर ये जब ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना कैसे है ये भी बता देता हूँ आपको। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इससे बना है। ये 2 स्टेप में असल में काम हुआ है। पहले मैं बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में डाला गया तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन में टूट गया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। इस पानी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल भी तो हैं, H2O। ये हाइड्रोजन का आयन जो है ये इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके ऑक्सीजन के पास जो एक लॉन पेयर है ये उसको जाके यूटिलाइज करेगा और उसके नतीजे में हाइड्रोनियम का आयन बनेगा। क्लोराइड का आयन तो वैसे ही मौजूद है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन और ये क्लोराइड आयन मौजूद है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना कैसे पानी के अंदर? हाइड्रोजन आयन पहले बने और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट इन्होंने किया है, इसके नतीजे में ये हाइड्रोनियम आयन बना है। और ये जो है आपको डबल एरो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, यानी कि ये जो बने हैं हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन ये दोबारा ये टूट भी सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये बना कैसे हाइड्रोनियम आयन? क्योंकि हाइड्रोजन का आयन इसके साथ मिला है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो मिला है तो भाई इससे अलग भी हो सकता है। अलग होगा तो हाइड्रोनियम आयन से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, दोबारा हाइड्रोजन का आयन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए वो कह रहा है कि रिवर्सिबल है, ये मिलना अलग होना इनका चलता रहेगा। ये हाइड्रोजन का आयन वाटर से मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन से दोबारा हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाइड्रोजन का आयन। इसी तरह ये हाइड्रोजन के आयन जो है इसी तरह दोबारा इस क्लोराइड आयन के साथ भी मिल सकता है और उसके नतीजे में पानी में कुछ वक्त के लिए दोबारा ये HCl भी बन सकता है। लेकिन ये परमानेंट काम नहीं होगा, ये मुस्तकिल एक सिस्टम चलता रहेगा कि ये बनेगा, दोबारा इससे ये 2 आयन मिलेंगे, फिर इससे ये एक आयन वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, फिर ये सिस्टम दोबारा बैक होगा, दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का आयन, दोबारा क्लोराइड के आयन से मिलेगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बन जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा रिएक्शन इसका अल्कलीज के साथ है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम उसको पानी के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर रखने वाला रिएक्शन ही सबसे पहले हमने देख लिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम गैस की शक्ल में रिएक्ट नहीं करवाएंगे, बल्कि वो एसिड जो कि पानी में मिक्स हुआ होगा उसकी बात हो रही होगी। दूसरा हमारे पास है रिएक्शन विद अल्कलीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अल्कलीज के साथ रिएक्ट होकर हम देखते हैं क्या होगा। अल्कलीज होते क्या हैं? ये ग्रुप 1A जो वाले हैं एलिमेंट, ग्रुप 1A वाले कौन कौन से इसके अंदर? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ये सब के सब एलिमेंट ग्रुप 1A के हैं और कलेक्टिवली इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये अल्कलीज हैं। तो अब इनके साथ रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, बट बी केयरफुल कि ये अकेले नहीं होंगे, बल्कि ये भी किसी के साथ मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, सोडियम को ही ले लेते हैं, ये सोडियम तो ये अकेला नहीं है, ये OH के साथ है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा, नमक, और क्या बनेगा? H2O वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये जब आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और उसके नतीजे में 2 नई चीज़ें बनेंगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास एक और अल्कली मौजूद है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अल्कली है। ये अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा
तो कोई एसिड किसी बेस या अल्कली से, एक ही बात है, ये जब मिलेगा तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा, जैसे कि पहले बना था सोडियम क्लोराइड, अब एक और सॉल्ट बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, और वाटर बनेगा H2। ठीक है भाई। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं इसके साथ, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ये गैस होती है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सॉरी NH3 अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl। ये वाइट फ्यूम्स हैं, वाइट कलर का धुएं की शक्ल में, वाइट कलर के धुएं की शक्ल में ये जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा ये वाइट कलर के धुएं की शक्ल में होगा, वाइट फ्यूम्स, धुआं निकलेगा जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है भाई। चौथी हेडिंग, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो, मिटा दूं इसको। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 1A वाले, 1A वाले और 2 वाले। 1A वाले में तो मैंने आपको बताया लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। 2A के अंदर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और भी हैं इसके अंदर, और जिंक भी आ जाता है। ये जिंक तो खैर इसमें नहीं आएगा। इसी तरह 3A वाले जो हैं इसमें हमारे पास एल्युमिनियम आ जाता है। ठीक है, जिंक भी मेरे ख्याल में इसी में आता है, लेकिन जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, सॉरी 2A में नहीं आता, जिंक को नहीं। बहरहाल ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं ये करते क्या है, आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट याद करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक पावर है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी एक पावर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक पावर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी एक पावर है। ये पावर क्या कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट टुवर्ड्स, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स, अपनी तरफ खींच रही है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या कर रही है, अब धक्का देने को क्या कहेंगे, अट्रैक्ट का मतलब है खींचना, ड्रैग, धक्का देना, ड्रैग अवे। ड्रैग अवे मतलब दूर धक्का देना। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपनी तरफ खींच रही है वो पावर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो पावर जो अपने से दूर कर रही है, इस तरह समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होगी तो वो अपनी तरफ टूवर्ड, अट्रैक्ट टूवर्ड्स, अपनी तरफ खींच के रखेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये पावर जिसके पास होगी वो अपने से दूर करेगा। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये दूर करेगा, किसको करेगा भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग के नतीजे में बना हो, मिसाल के तौर पर HCl को ले लीजिए।
इसमें क्लोरीन जो है और हाइड्रोजन जो है, दोनों एटम जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड बना रहे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, शेयर करवाया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, क्लोरीन ने, तो उसके नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना है। ये जो पेयर बना है ये शेयरिंग के नतीजे में बना है, ठीक है, शेयरिंग के नतीजे में बना हुआ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होती शेयरिंग है, तो यहाँ पर शेयरिंग के नतीजे में ये पेयर बना है। ये पेयर जो है वो ज़्यादा क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगी। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो पावर है क्लोरीन की कि ये अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगी, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और अब दूसरी कोई मिसाल दे के आपको समझाऊं तो ऐसे एलिमेंट जो हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, इनकी कोशिश होती है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करें, अपने से दूर करें। ये कैसे दूर करते हैं अपने से, ये ज़रा क्लियर कर दूं। ये जो मैंने अभी नाम लिए आपके सामने, एक मैग्नीशियम का नाम लिया है मैंने, ठीक है, और दूसरा मैंने एक जिंक का नाम लिया है Zn, ये भी मेटल है, और तीसरा नाम मैंने एल्युमिनियम का लिया है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो यहाँ नहीं होगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर तो केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप तो सेकंड में समझ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये जिंक भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। इस केस के अंदर तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, इस केस में नहीं होगा। जब मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम की बात है, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अपने आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इनकी कोशिश है इलेक्ट्रॉन्स दे देने वाली, इसीलिए हम इनको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स दे देना चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स दे देना चाहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल कौन कौन से हैं, मैंने नाम लिख दिए थे यहाँ पे। इनमें से सिर्फ मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम को देखेंगे जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। मिटा दूँ इसको। जैसे कि मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जिंक है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्युमिनियम है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है भाई। इसके नतीजे में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है भाई। और इसके नतीजे में जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नतीजे में एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इनके साथ भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन इसका बता दिया। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास पांचवा जो है वो रिएक्शन देख लीजिए। पांचवा रिएक्शन विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ये ग्रुप के नेम है। जब मैं कहता हूँ ना कि ये ग्रुप के नेम है, तो आप समझ जाइए कि ये वो नाम है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बोनेट बहुत सारी किस्मों के हैं, बाइकार्बोनेट बहुत सारी किस्मों के हैं। ठीक है। क्लोराइड्स बहुत सारी किस्मों के हैं, ऑक्साइड्स बहुत सारी किस्मों के हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहले मेटल कार्बोनेट्स के साथ देखें और मेटल कार्बोनेट्स के साथ देखें, और मेटल कार्बोनेट, सॉरी यहाँ एक वर्ड लिखना रह गया, मेटल, ये एरो बना के लिख रहा हूँ। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स में हमारे पास सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम भी मेटल है,
ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और अब बाइकार्बोनेट की बारी आती है। याद है मैंने क्या सिखाया था? बाइकार्बोनेट जहाँ H आ जाए, मेटल भी होगा, जैसे कि ये सोडियम है, ये H आ गया, बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और CO3 कार्बोनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम बाय कार्बोनेट, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों कहलाए मेटल कार्बोनेट्स, ये तीसरा वाला कहलाया मेटल बाय कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बन रहे हैं या क्लोराइड बन रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये क्लोराइड्स हैं, आप इनको सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी बनेगी, और इसके साथ साथ पानी भी बनेगा, H2O। ठीक है भाई। बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन की शक्ल में दोबारा सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर भी बनेगा। समझ आ गई बात? ये जो एसिड आप यूज़ करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस बात का ख्याल रखना है कि ये डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। अब चलते हैं सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट प्रिसिपिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ज़रा देख लीजिए। प्रिसिपिटेट वर्ड भी सुना होगा आपने, बता देता हूँ क्या होता है। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एंड Pb, लेड को कहते हैं लेड नाइट्रेट, ब्रैकेट में NO3 और 2। ठीक है भाई। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने की सूरत में क्या बनेगा, और लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की सूरत में क्या बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट की सूरत में सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। और लेड नाइट्रेट की शक्ल में जो है वो लेड क्लोराइड बनेगा, PbCl2 लेड क्लोराइड, और यहाँ भी नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3। अब ज़रा ये दो चीज़ें जो बनेंगी इनकी तफसील आप सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन पहले ज़रा इनकी तफसील सुन लीजिए कि ये कैसे बना, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी, स्टार्ट से पानी H2O, इस पानी में आपने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस शक्ल में होगा पानी के अंदर, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में, ठीक है। अब इसको आप क्या कहेंगे, आप इसको नॉर्मली एसिड कहेंगे, जो आप जानते हैं कि भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है इस बर्तन के अंदर। जबकि मैंने क्या किया है, मैंने पानी लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की शक्ल में मिक्स करके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। इसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट को डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को इसमें डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का होगा क्या, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये मत भूलिएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स ने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयनाइज किया है। यही वाटर के मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट को भी आयनाइज करेंगे। कैसे, ये सिल्वर आयन बनेगा और ये नाइट्रेट आयन बनेगा NO3-। तो इस बर्तन के अंदर अब जो, जिसमें पहले हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मौजूद थे, अब इसके अंदर सिल्वर आयन भी आ गए और नाइट्रेट आयन भी आ गए। ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब ये आयन्स आपस में मिलेंगे, कौन कौन से आयन्स आपस में मिलेंगे,
ये जो सिल्वर आयन है ये इस क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा और उसके नतीजे में इसी पानी में एक चीज़ बनेगी जिसको हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगी? सिल्वर क्लोराइड। इसी पानी में अब ये चीज़ बनेगी, लेकिन इस पानी में ये किस शक्ल में बनेगी? पहले पानी में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पता है? जब आपने इस पानी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया तब भी आप एसिड्स के कलर याद रख लें, ज़्यादातर एसिड्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। तो यहाँ पर इस बीकर के अंदर, पानी के अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, अब भी ये आपको ऐसे ही लगेगा कि ये पानी है। उसके बाद जब आपने सिल्वर नाइट्रेट को इसके अंदर डाला, अब भी आपको ये ऐसे ही लगेगा कि ये पानी ही है। यानी कि सोचें ज़रा, पहले भी पानी था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डाल दिया अब भी पानी जैसी ही शक्ल है, सिल्वर नाइट्रेट को जब डाल दिया अब भी पानी जैसी ही शक्ल है। ये शीशे का बर्तन, बीकर जो है, बिल्कुल पानी जैसा नज़र आ रहा है आपको अंदर से, लेकिन अब इसमें से वाइट वाइट सा पाउडर कुछ नज़र आएगा आपको। जैसे पानी के अंदर चॉक को मिक्स नहीं कर देते, बिल्कुल इसी तरह इस पानी के अंदर अब आपको वाइट वाइट सा पाउडर जो है वो जाहिर होता हुआ नज़र आएगा, पैदा होता हुआ नज़र आएगा। तो किसी लिक्विड में किसी सॉलिड का पैदा होना, क्योंकि पाउडर जो बन रहा है इसके अंदर, गंदी गंदी सी मट्टी जो आपको नज़र आ रही है, अब पहले मट्टी नहीं थी, अब मट्टी सी नज़र आ रही है, वाइट वाइट सी मट्टी। तो ये किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड का पाउडर की शक्ल में, मट्टी की शक्ल में जाहिर होना, ये क्या कहलाता है? ये प्रिसिपिटेशन कहलाता है। और वो चीज़ जो कि पाउडर की शक्ल में पैदा होती है पानी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये पाउडर की शक्ल में, मट्टी की शक्ल में सोडियम क्लोराइड इसमें से बन रहा है, तो ये कहलाएगा प्रिसिपिटेट। और ये प्रोसेस इसके बनने का प्रिसिपिटेशन कहलाएगा। ये भी इसी तरह बनेगा सिल्वर क्लोराइड। और इसी तरह किसी दूसरे बर्तन में लेके अगर आप लेड नाइट्रेट को डालें तो यहाँ पर जो लेड क्लोराइड बनेगा वो भी प्रिसिपिटेट ही होगा, वो भी इसी तरह से लिक्विड में पैदा होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर? यूजेस तो इसके बाद में देखेंगे, मेरे ख्याल में सारे ही हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी हो गया। अच्छा, देख लो कुछ रह तो नहीं गया। ये तो पुराने वाले हैं, ये तो सब हो गए हैं। होगा तो इन्हीं पेजेस के अंदर होगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड, ये शुरू हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, मेटल कार्बोनेट और जो है ये भी हो गया। बस मेरे ख्याल में अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। अब एक ही चीज़ बची है और वो हमारे पास है इसके यूजेस। ठीक है भाई, अब यूजेस देख लेते हैं ज़रा। लास्ट टॉपिक है इसका, यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस क्या क्या हैं? पिकलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। पिकलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। ये पिकलिंग वर्ड आप देख रहे होंगे, ये पिकलिंग वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है मेटल सरफेस ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी मेटल की सरफेस को साफ करना। मेटल सरफेस ट्रीटमेंट, इसको केमिस्ट्री की ज़बान में कहा जाता है पिकलिंग करना। मतलब उस मेटल की सरफेस को साफ करना, मतलब मेटल्स की सफाई करना। किस लिए? क्योंकि गंदा क्यों हो गया वो? क्योंकि उसकी सरफेस पर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई। तो मेटल सरफेस ट्रीटमेंट है। इसमें क्या हो रहा है? यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़।
तो आयरन की चीज़ें हैं वो गंदी हो जाती हैं, जैसे उनको जंग वगैरह लग जाता है, या इम्प्योरिटीज़ का मतलब है जैसे कि रस्ट, जंग का लग जाना। ठीक है, किस वजह से बनता है? आयरन अगर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और हवा में मौजूद मॉइस्चर, पानी जो है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में उस आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, उसको साफ़ करना है, तो ये प्रोसेस पिकलिंग कहलाएगा। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस्ट है, इसको यूज़ कीजिए तो ये साफ़ हो जाएगा। डाइज़ वो सारी चीज़ें जिनसे कलर्स बनते हैं उनको डाइज़ कहा जाता है। ठीक है, तो वो डाइज़ वो सारी चीज़ें जिनसे कलर बनते हैं, या कलर्स आसान लफ्ज़ों में, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से बनते हैं। प्लास्टिक्स जितने भी बनते हैं वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से बनते हैं। मेडिसन्स, अद्वियात, बहुत सारी मेडिसन्स हैं ऐसी, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से बनती हैं। ठीक है, नोट्स में डालते रहिए। रबर जो है वो भी बहुत सारी किस्मों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से बनता है। क्लोराइड्स, अभी मैंने काफ़ी सारे क्लोराइड्स आपको बना के दिखाए हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा, कैल्शियम क्लोराइड्स, ये जो हैं ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है इसके अंदर? एज अ केमिकल रीएजेंट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एज अ केमिकल रीएजेंट। ये बहुत सारी किस्मों के होते हैं जो कि लैब में मौजूद होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल भी एज अ केमिकल रीएजेंट के तौर पे किया जाता है। रीएजेंट क्या होता है? वो होता है कॉज टू रिएक्ट, कॉज टू रिएक्ट। मैं आपसे कहता हूँ चीनी, पत्ती, दूध और पानी, इनसे मिलके चाय बनती है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर पता है, ये कौन सी बड़ी बात आपने बताई, ये पता है। तो मिला दीजिए चीनी, पत्ती, दूध और पानी को एक बर्तन में मिला दीजिए। ये बर्तन लिया आपने, चीनी, पत्ती, दूध और पानी, इसको मिक्स कर दिया, तो क्या चाय बन गई? नहीं। चाय जब तक नहीं बनेगी जब तक चीनी, पत्ती, दूध और पानी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। और रिएक्ट करवाने के लिए आपको क्या देना है इनको? आपने इनको हीट देना है। समझ आ गई बात? आपने इनको हीट देना है। लेबॉर्ट्री में भी इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को जब हम आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हीट का कंट्रोल बड़ा डेंजरस किस्म का होता है। हीट अगर आपने ज़्यादा दे दी या कम दे दी, दोनों सूरतों में जो है वो धमाका हो सकता है, ख़राबी हो सकती है, कुछ से कुछ बन सकता है। तो आप चाहते भी हैं कि भाई ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर जाएं। मिसाल देके समझाता हूँ, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन को आप चाहते हैं कि ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड नमक बना लें, तो फिर इसके लिए इसका रिलेटेड रीएजेंट लैब में पड़ा होगा। तो इन दोनों को आप एक जगह इकट्ठा करें एक बर्तन में, और वो जो रिलेटेड, इससे रिलेटेड रीएजेंट बहुत सारी किस्मों के होते हैं, वो रीएजेंट जो कि इनको रिएक्ट करवाएगा, तो वो रीएजेंट की बोतल उठाइए और इसमें डाल दीजिए। वो केमिकल क्या करेगा, वो रीएजेंट क्या करेगा, इनको मजबूर कर देगा कि आपस में रिएक्ट करें और उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बनाए। तो ये रीएजेंट बेसिकली काम करते हैं। बहुत सारी किस्मों के होते हैं लैब में, क्योंकि आप समझ जाइए कि रिएक्शंस जब हज़ारों किस्मों के होते हैं तो रीएजेंट भी हज़ारों किस्मों के होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रीएजेंट का भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके देखें सैनिटरी वेयर्स में या आपके फ्लोर वगैरह पे आपने नोट किया है ख़ास तौर पे, हाँ, जो सिंक का नलका होता है, नलकों में अगर आप नोट करें ग्रीन और वाइट कलर का या ऑरेंज और वाइट कलर का, इस तरह का कोई जो है ना वो ऑरेंज प्लस वाइट पाउडर सा अपीयर हो जाता है। देखिए आपके नलकों वगैरह में टैप्स जो हैं, सैनिटरी वेयर्स जो हैं, नलके हैं, वॉश बेसन है, शॉवर है, उसमें देखें उसमें जो है आपको ऑरेंज प्लस वाइट कलर का पाउडर, हल्की हल्की सी उसकी लेयर नज़र आएगी, या ग्रीन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ग्रीन या वाइट कलर की सफ़ेदी नज़र आएगी। व्हाट इज़ दिस ऑरेंज प्लस वाइट सफ़ेदी और ग्रीन प्लस वाइट सफ़ेदी जो नलकों वगैरह पे
और नालियों में इन जगहों पे हमें नज़र आती है या हमें फर्श पे भी नज़र आती है, ये असल में कैल्शियम कार्बोनेट की किस्म होती है। ठीक है, इसको अगर रिमूव करना है और आप चाहते हैं कि आपके ये सारे सैनिटरी वेयर्स जो हैं वो चमकते रहें, तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कीजिए। ये इसको वॉश आउट कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिपॉजिट हो गया है उन नलकों पे, उन सारी चीज़ों पे इस शक्ल में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 12 थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारा का सारा निमट गया। सेकंड इसका जो कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, इंशाल्लाह वो पार्ट 13 में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।